कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक मेटल किसी स्फीयर, किसी आयन के साथ या किसी न्यूट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा और वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना बच्चों? चलिए, एक्सेस में धूप लग रही होगी, ठीक है, तो हमारी स्किन जो है वो उस धूप को हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक जाने से रोक लेता है। सही है ना? हमारी स्किन जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। ऐसे ही ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके अंदर प्रेजेंट आयंस को डिसोसिएट होने से रोक के रखता है, बचा के रखता है। स्फीयर के बाहर चाहे वो पॉजिटिव लिखा हो चाहे वो नेगेटिव लिखा हो, स्फीयर के बाहर जो कुछ भी लिखा होगा उसको बोलेंगे हम लोग काउंटर आयन। और वो काउंटर आयन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर इसके अंदर के स्पीसीज के लिए है। ऐसा तो नहीं है कि इसके बाहर वालों को भी बचा लेगा, है ना? जैसे अगर कहीं किसी और कंट्री में वॉर हो रही है, कहीं और किसी कंट्री में लड़ाई हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाके कहीं और जाके लड़ाई कर रहे हैं, नहीं ना, हम अंदर के लोगों की हिफाजत करेंगे। हम इन दोनों का सॉल्यूशन अगर हमने आपस में मिला दिया तो एक कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड को फिर हम अगर फर्दर टेस्ट करना चाहेंगे, अगर इस कंपाउंड को हम टेस्ट करना चाहेंगे तो यहां पर बच्चों पोटेशियम का टेस्ट तो मिलेगा, पर हमको आयरन का और साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या कंफर्म? हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? तो आज हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक नया चैप्टर क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग बहुत बेसिक से, इंट्रोडक्शन से एकदम स्टार्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर के पहले वेटेज और इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपको बता दें कि क्या क्या चीज़ें इसमें चलनी है। तो ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एकदम रिसेंट रिसर्च पे केमिस्ट्री में सबसे आगे अगर बोला जाए तो सबसे अच्छी केमिस्ट्री जो है वो इस तरीके से इससे बन रही है। लाइक बहुत सारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका बहुत एप्लीकेशन है। आप नए नए कंपाउंड्स, नए नए ड्रग्स के बारे में जानते हैं, जो कि अगर देखा जाए मेडिकल साइंस में तो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ये आगे काम कर रहे हैं। इन पर साइंटिस्ट लोग हमारे, एक ब्रिटेन में एक दवा बनाई गई जिसका कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, बहुत ही हार्ट अटैक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये हार्ट अटैक में। जो कि अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो वो अभी तक तो यही जानते हैं हम लोग कि अगर 3 मेजर हार्ट अटैक्स हैं तो उसके बाद फिर पॉसिबल नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को बचाया जा सके। बट अब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को कम्प्लीटली जो है वो विंस से रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट द प्रॉब्लम इज कि ये क्योंकि हैवी होते हैं, अब इनका बैड इम्पैक्ट जो है वो हमारी किडनी और अलग ऑर्गन्स पे जाता है, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा और रिसर्च में अप्लाई करना है। बहरहाल हम लोग ज़्यादा रिसर्च पे नहीं जानते, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं, इसके बारे में आप बहुत बेसिक में जानते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बेसिकली बच्चों 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इस तरीके से बनता है। उनमें से एक स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसी दूसरे को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और जो कंपाउंड बनेंगे उसको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना? तो ये हमारे चैप्टर का पहला थीम भी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर हम इसके इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं कि अगर कोई भी अगर कंपाउंड हमारे सामने, जैसे NH3 हमारे सामने लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना चुका है, पर इसके पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे स्पीसीज, किसी मेटल या किसी ऐसे स्पीसीज को डोनेट कर सकता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हों। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जो स्पीसीज डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अकॉर्डिंग टू लिविस थियरी ये क्या होते हैं? लिविस के बेस। और वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको बोलते हैं लिविस के एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आगे चलते हैं, पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें जाननी है। इसमें हम लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानना है। मैंने बताया आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान कह सकते हैं आप, डू और डाई का चैप्टर है ये। अगर आप इसको कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एंट्रेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इससे आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में सॉल्ट बनता है, कैटायन एनायन के बीच में सॉल्ट बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड होता है। टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग।
कंपाउंड्स एंड देयर इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या क्या टर्म्स, मतलब बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म्स हैं जो आपको जानने हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सेंट्रल मेटल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, किसी सेंट्रल मेटल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के मेटल्स में ज़्यादा होती है, उसमें भी डी ब्लॉक के मेटल्स यहाँ पर हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में जानेंगे। लिगेंड्स जो मैंने बताया अभी कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक स्पीसीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, किस बेसिस पर क्या लिगेंड किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। आयनाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग स्फीयर का, और कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर तक हम लोग बेसिकली यहाँ तक कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, एक ऐसा सॉल्ट जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक मेटल किसी स्फीयर, किसी आयन के साथ या किसी न्यूट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा और वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करें, पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। आप सबको पता है सॉल्ट क्या होते हैं बच्चों, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है, एक्स, इस तरीके का। अगर आपके सामने एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज लिखा हुआ है तो आप बोल सकते हैं उसको कि ये क्या होगा? सॉल्ट, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उससे रिजल्टिंग जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट्स, ठीक है। तो सॉल्ट्स बेसिकली, सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग सॉल्ट के टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी सॉल्ट तो आप जान गए कैटायन और एनायन का कॉम्पोजिशन होता है। सॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं बच्चों? तो देखो, एक ऐसे सॉल्ट जो नॉर्मल सॉल्ट्स आप जानते हो, सोडियम क्लोराइड ना, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट जानते हो आप जिनको अगर पानी में डिसोसिएट किया जाए, एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाए उनका, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। पर कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी हैं जो डिसोसिएट होने के बाद मल्टीपल नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डबल सॉल्ट्स ना, मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे एलम, फिटकरी आप लोग जानते हैं, मोहर सॉल्ट, क्लास 12th में आपने इसके बेसिस पर टाइट्रेशन कर रखा होगा, टाइट्रेशन में आप मोहर सॉल्ट यूज करते हो, तो एक डबल सॉल्ट है। तो टाइप ऑफ सॉल्ट, और कुछ ऐसे हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़े उसका डेफिनेशन क्या हो सकती है बच्चों? इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। आप दो टाइप के कंपाउंड्स को ब्रेक करोगे, अब कोई भी सॉल्ट को ब्रेक करोगे तो वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। जो कैटायन होते हैं इनको हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं। बेसिक रेडिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम इनको बेसिक मीडियम में चेक करना चाहें, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी स्पीसीज है, अगर वो अपने पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर चुका है ना, कैटायन बना चुका है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा, है ना। तो अब वो स्पीसीज को हम बेसिक मीडियम में क्या कर सकते हैं? उसको प्रिसिपिटेट करा के उसके टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एनायनिक रेडिकल क्या होते हैं? एनायन क्या होते हैं? बेसिकली एसिडिक रेडिकल, एसिडिक मीडियम में उनको टेस्ट कर सकते हैं, एसिड्स होते हैं जनरली ना। तो इस तरीके से एसिड और बेसिक रेडिकल जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं, सॉल्ट को टेस्ट करके आप परफॉर्म करके पता कर सकते हो कितना चार्ज किस पर प्रेजेंट है। सॉल्ट का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके का है कि सॉल्ट कैसे कैसे हो सकते हैं बच्चों। एक सिंपल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, जैसे आपके सामने सोडियम क्लोराइड लिखा तो ये नॉर्मल सॉल्ट है, डिसोसिएट होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन कैरी करने वाला कंपाउंड देगा आपको। डबल सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जिनको आप डिसोसिएट करो और ये मल्टीपल नंबर ऑफ आयंस दें। एग्जांपल हो सकता है FeSO4, इसको 2 कर देते हैं, SO4, ठीक है। एक इस तरीके का सॉल्ट लिखा हुआ है, जैसे आप इसको डिसोसिएट करो तो देखो पॉजिटिव आयन में क्या मिलेगा अपने को? आयरन 2 पॉजिटिव और यहाँ अमोनियम पॉजिटिव, अलग अलग टाइप के कैटायन मिल गए। तो ऐसे सॉल्ट जिनमें एक से ज्यादा कैटायन मिल सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ये क्या होगा? डबल सॉल्ट, ठीक है। और ऐसे सॉल्ट जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट ना हो पाए, एग्जाम्पल के लिए FeCN6, ठीक है, और बाहर पोटेशियम 4 टाइम्स लिख देते हैं।
तो अगर इस टाइप के सॉल्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, यहाँ आयरन लिखा तो है, साइनाइड लिखा तो है, पर यहाँ पर आप अगर टेस्ट परफॉर्म करेंगे साइनाइड का, तो इस पर्टिकुलर एक कंपाउंड में इसके एक्वा सोल्यूशन में तो साइनाइड का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। क्या कंफर्म कर रहा है ये कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, यही बात। तो अगर ये डिसोसिएट नहीं हुआ है तो इस टाइप के सॉल्ट को टेस्ट कर पाना हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलिए डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपल सॉल्ट की, ठीक है, कि सिंपल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड और बेस को मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आपने एसिडिक सॉल्ट पढ़ा होगा, बेसिक सॉल्ट पढ़ा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी हुई है, आप जानते हैं इनके बारे में कि एसिड और बेस को मिलाया हमने तो एक सॉल्ट बना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। अब हम आपको डेफिनेशन का थोड़ा सा पैटर्न समझा रहे हैं कि कैसे आप नॉर्मल सॉल्ट और बाकी सॉल्ट से कंपैरिजन कर सकते हो। ऐसे सॉल्ट जो डिसोसिएट होने के बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उनको, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। और वही ऐसे सॉल्ट जो डिसोसिएट होने के बाद एक से ज्यादा पॉजिटिव और एक से ज्यादा नेगेटिव आयन परफॉर्म करते हैं डिसोसिएट के बाद, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोल सकते हैं डबल सॉल्ट। तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अब डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस और कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है। नॉर्मल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट को आप डिसोसिएट करोगे तो एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हो गई। डबल सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, मैंने पीछे आपको बताया कि अगर डिसोसिएशन के बाद ऑन डिसोसिएशन एक से ज्यादा पॉजिटिव और एक से ज्यादा नेगेटिव आयन मिल जाए तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। आप डिसोसिएट करोगे तो देखो यहाँ पोटेशियम पॉजिटिव मिलेगा, ये मिलेगा, +2 चार्ज मिलेगा मैग्नीशियम पे, Cl पे फिर से अगेन सिंगल नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो ऐसे सॉल्ट जो ऑन डिसोसिएशन एक से ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करें, ऐसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है, डबल सॉल्ट। चलिए और एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि पोटेशियम ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगर डिसोसिएट हो रहे हैं और डिसोसिएशन के बाद एक से ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। एक और एग्जांपल है आपके सामने एलम का, फिटकरी का, ठीक है, पोटास एलम बोलते हैं इसको। तो आप डिसोसिएट करोगे तो यहाँ देखो पोटेशियम आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा, एल्यूमिनियम आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा ना। तो अगर मल्टीपल ऑफ आयंस मिल रहे हैं हमको तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलेंगे आप, डबल सॉल्ट। चलिए ऑन डिसोसिएशन अगर एक से ज्यादा पॉजिटिव या एक से ज्यादा नेगेटिव देंगे तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, एक से ज्यादा पॉजिटिव और एक से ज्यादा नेगेटिव आयंस अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन में, आप डिसॉल्व करें वाटर में और डिसोसिएशन के बाद अगर एक से पॉजिटिव एक से ज्यादा नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। चलिए उसके बाद तीसरा एग्जांपल है मोहर सॉल्ट का ना, सेम एग्जांपल है, आप ऐसे जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है कि मोहर सॉल्ट को डिसोसिएट करें, एक से ज्यादा पॉजिटिव एक से ज्यादा नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल सॉल्ट, ठीक है। चलिए पॉइंट क्या है, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट या फिर पीछे जो पढ़ा नॉर्मल सॉल्ट ना, ऐसे सॉल्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अगर ऐसे कंपाउंड जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाते होंगे उन सॉल्ट को अगर हम एक्वा सॉल्यूशन के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू टेस्ट करना चाहेंगे तो हम टेस्ट करके बिल्कुल तुरंत बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड किस नेचर का होगा। नेचर ऑफ द कंपाउंड बेसिकली हम लोग पता कर सकते हैं, सही है ना। तो मतलब ऐसे कंपाउंड जिनको हम लोग केमिकल्स के थ्रू टेस्ट कर पाए, ठीक है, वो नॉर्मल सॉल्ट थे, ऐसे सॉल्ट थे जिनको हम लोग टेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा वो लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट दे पाएगा, मतलब अच्छा टेस्ट दे पाएगा, और जो डिसोसिएट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उसके डिसोसिएशन को भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है। तो आप इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं उनको टेस्ट, केमिकल के थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके पता कर सकते हो, ठीक है। आते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसे सॉल्ट के इंफॉर्मेशन देता है आपको जो सॉल्ट डिसोसिएशन के बाद, ऑन डिसोसिएशन आप एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ऐसे सॉल्ट जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, वो बट इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस, अगर वो डिसोसिएट नहीं होते हैं तो ऐसे सॉल्ट के लिए हमको स्टडी कर पाना, क्योंकि बेसिकली अगर हमको किसी चीज को स्टडी करना है तो हम लोग कैसे करें, कोई केमिकल अगर हमको पढ़ना है, किसी केमिकल के बारे में हमको पढ़ना है, तो अगर वो केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेगा तब तो हमको स्टडी करके पता कर पाएंगे ना। जैसे हमने एक कंपाउंड लिख दिया आपके सामने, मान लो
इस तरीके का, ठीक है। ये कंपाउंड हम आपके सामने लिख दिए, पर इस कंपाउंड में अगर क्लोराइड टेस्ट देगा ही नहीं, अगर ये अपने आयंस में क्लोराइड नेगेटिव आयंस में ब्रेक होगा ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंपाउंड में क्लोरीन अवेलेबल है? समझ आ रही बात? तो ऐसे कंपाउंड को हमको टेस्ट करने के लिए, अगर हमको किसी कंपाउंड को टेस्ट करना है बच्चों, तो उसका डिसोसिएशन होना चाहिए। पर इन एक्वस सॉल्यूशन ये अपने आयंस में डिसोसिएट होते ही नहीं है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में अगर डिसोसिएट नहीं होंगे, सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में अगर ये डिसोसिएट नहीं होंगे, तो हम लोग जब डिसोसिएट नहीं कर पाएंगे तो उनका टेस्ट नहीं मिलेगा, और जब क्योंकि केमिकल टेस्ट नहीं दे पाएंगे ये, तो ऐसे सॉल्ट की स्टडी जो होगी हमारे लिए क्या होगी बच्चों? मुश्किल होगी, ठीक है, प्रॉब्लम होगा हमको स्टडी करने में। तो इसलिए इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा हुआ है ना, यहां पर आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, K4FeCN6, ठीक है। अगर ये 6 टाइम्स CN है, तो अगर हम इसको वाटर में डिसोसिएट करें, तो जनरली हम अगर फॉर्मूले को देख के बताएं, तो फॉर्मूले को देख के क्या पता चल रहा है आपको बच्चों? कि पोटेशियम मिल रहा है, पोटेशियम पॉजिटिव आयन कितने टाइम्स मिल रहा है? 4 टाइम्स, ठीक है। और वही Fe जो है वो Fe पर एक तरीके का चार्ज लिखा हुआ है, 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह हम निकालना बताएंगे आपको, बट अभी के लिए मान लो कि वहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। फिर साइनाइड लिखा हुआ है, साइनाइड पर 1 नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होता है, ठीक है, साइनाइड पर 1 नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होता है। पर फॉर्मूले को देख के इस तरीके से बता पाना ये अलग बात हो गई, ठीक है। पर हमको अगर ये केमिकल्स के थ्रू दिया होगा, अगर हमको इसका कंपाउंड मिक्सचर दिया होगा, और हम किसी केमिकल के थ्रू इसको टेस्ट, अलग अलग बीकर के थ्रू इसको मिला के अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अगर हम टेस्ट करना चाहेंगे एक्वा सॉल्यूशन को, तो ये केमिकल्स अगर टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये केमिकल्स टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नहीं आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमको तो नहीं पता चल पाएगा ना कि इसमें साइनाइड अवेलेबल है या नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि इसमें साइनाइड नहीं अवेलेबल है, बिकॉज इसने टेस्ट नहीं दिया, परफॉर्म किया, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग अगर इनको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इनकी जो स्टडी होगी हमारे लिए क्या होगी? कॉम्प्लेक्स होगी, मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन नहीं हो पाते, डिसोसिएट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलिए अब थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखना है तो आप ध्यान रखेंगे इसके इस पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो कैपिटल ब्रैकेट बच्चों आपको दिख रहा है, ये जो कैपिटल ब्रैकेट दिख रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक शील्ड, हमारे चारों तरफ स्किन की एक लेयर बनी हुई है, नहीं, जो बाहर के इंसेक्ट्स से हमारे अंदर जो इंटरनल जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको हार्म होने से बचाता है। एक्सेस में धूप लग रही होगी, ठीक है, तो हमारी स्किन जो है वो उस धूप को हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक जाने से रोक लेता है, सही है ना। हमारी स्किन जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। ऐसे ही ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके अंदर प्रेजेंट आयंस को डिसोसिएट होने से रोक के रखता है, बचा के रखता है। ये अपने आयंस में डिसोसिएट ना हो, इसके लिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, ठीक है। इस स्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, एक फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए हम लोगों ने कह दिया कि भाई कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ताकि वो डिसोसिएट ना हो। तो अब कोई भी कंपाउंड इस तरीके से अगर लिखा होगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो भी स्पीसीज लिखी होगी वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन, इस पर्टिकुलर कैपिटल ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए हाँ, अब यहां पर देखेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है तो ये आप नहीं कह सकते कि बाहर के कुछ भी, स्फीयर के अंदर हमने क्या बताया, ये प्रोटेक्टिव लेयर कहां तक काम करती है? इस पूरे स्फीयर के अंदर का काम करता है, ठीक है। पर अगर स्फीयर के बाहर अगर कुछ अवेलेबल है तो बिल्कुल उसके साथ रिएक्शन हो सकता है। अगर कोई कहे कि हम पोटेशियम को टेस्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जो बाहर लिखे होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं बच्चों? काउंटर आयंस।
क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। तो स्फीयर के बाहर चाहे वो पॉजिटिव लिखा हो चाहे वो नेगेटिव लिखा हो, स्फीयर के बाहर जो कुछ भी लिखा होगा उसको बोलेंगे हम लोग काउंटर आयन। और वो काउंटर आयन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर इसके अंदर के स्पीसीज के लिए है। ऐसा तो नहीं है कि इसके बाहर वालों को भी बचा लेगा, है ना। जैसे अगर कहीं किसी और कंट्री में वॉर हो रही है, कहीं और किसी कंट्री में लड़ाई हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाके कहीं और जाके लड़ाई कर रहे हैं, नहीं ना। हम अंदर के लोगों की हिफाजत करेंगे, हम बाहर के लोगों से कोई हमारा पर्सनल नहीं है रिलेशन कि हम बाहर वालों को भी बचाएंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि अलग कंट्री के लोग जाते हैं, उनको बचाने जाते हैं, उनके लिए उनका परफॉर्मेंस एक अलग तरीके का होता है ना। वो अगर ह्यूमैनिटी के अगर चाहें तो वो उनको जाएं बचाएं, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई ह्यूमैनिटी काम नहीं करती है। स्फीयर के अंदर जो स्पीसीज लिखी हुई हैं, ठीक है, वही केवल इन प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर आ सकती हैं। इसके अंदर के आयंस को ये बचा सकते हैं, पर इसके बाहर वालों को ये बिल्कुल नहीं बचा सकते। एक्वा सोल्यूशन में ये केमिकल्स जो हैं जो बाहर लिखे हुए हैं, ये केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यानी कि आप पोटेशियम को अगर केमिकल्स के थ्रू टेस्ट करना चाहोगे तो वो बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि Fe2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव जो है वो अपने टेस्ट में अपने आयंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है उनमें डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो वो अगर आप उनको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट उनका परफॉर्म करोगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो आप बेसिकली अगर किसी केमिकल के थ्रू आप इनको टेस्ट करना चाहोगे, आयरन को 2 पॉजिटिव और साइनाइड सिंगल नेगेटिव को, तो ये परफॉर्मेंस आप टेस्ट नहीं कर सकते। चलिए, तो ये कंपाउंड लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे हमने बताया कॉपर सल्फेट है ना, अमोनिया गैस और H2O, इनका मिक्सचर मिलाया तो ये कंपाउंड कंप्लीट रिएक्शन से एक रिएक्शन के थ्रू एक पर्टिकुलर ऐसा सॉल्ट बना लिया इसने। जो कॉपर सल्फेट जो है वो स्फीयर के बाहर चला गया, मैंने बताया अभी कि स्फीयर के बाहर चला गया है वो, है ना। क्योंकि स्फीयर के बाहर चला गया है तो आप इसको केमिकल के थ्रू टेस्ट कर सकते हो। सल्फेट का एक बहुत अच्छा टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है। कौन सा टेस्ट बच्चों? सल्फेट का आपने एक बहुत ही अच्छा टेस्ट पढ़ा हुआ है। कौन सा टेस्ट? आप बेरियम क्लोराइड का BaCl2 का मिक्सचर मिलाते हो, किसमें? कहीं अगर सल्फेट आयन अवेलेबल है, ठीक है, कहीं भी अगर सल्फेट आयन अवेलेबल है तो आप इसमें बेरियम क्लोराइड का मिक्सचर मिलाते हो तो एक PPT बनता है वाइट कलर का। किसका PPT बनता है बच्चों? किसका PPT बनता है? बेरियम सल्फेट का, जो कि वाइट कलर का होता है। तो ये वाइट PPT कंफर्म करता है कि सल्फेट आयन अवेलेबल था। पर मैंने आपको बताया कि अगर स्फीयर के अंदर सल्फेट होगा तो टेस्ट नहीं देगा, पर क्योंकि अगर टेस्ट मिल रहा है हमको केमिकल्स के थ्रू, हमने बेरियम क्लोराइड मिलाया, वाइट कलर का PPT बन गया, तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड में सल्फेट जो है वो स्फीयर के बाहर अवेलेबल है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, स्टेटमेंट उसी तरीके से आपके सामने लिखी हुई है कि कॉपर जो है वो अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे तो अमोनिया का टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन, अगर आप इसको टेस्ट करना चाहोगे तो यहाँ पर अमोनिया का टेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्फीयर के अंदर चला आया है। और वही सल्फेट को परफॉर्म करेंगे तो आप डिसोसिएट करके तो आप सल्फेट का टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट सल्फेट का भी मैंने आपको बताया कि सल्फेट का टेस्ट आप बेरियम क्लोराइड के मिक्सचर से मिला के कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इतना सीख गए कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो ऐसे सॉल्ट हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं ना, जो उनकी पुरानी आइडेंटिटी है वो उसको रिटेन कर जाते हैं, मतलब वो अपने आइडेंटिटी को डिसोसिएट नहीं कर पाते, वो डिसोसिएट करके अपनी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। और उनके बाहर एक स्फीयर प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो, जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहे हैं हम लोग, वो स्फीयर जो है वो उसके अंदर के प्रेजेंट आयंस को ब्रेक होने से बचा लेता है, रोक लेता है। तो आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जनरली क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। The definition of the coordination compound क्या है? The addition compounds that retain their identity, it does not lose their identity in solution known as coordination compound. coordination compound वही है जो कि अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, वो डिसोसिएट नहीं होते आयंस में। एग्जाम्पल के थ्रू दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अगर हम इस कंपाउंड को टेस्ट करेंगे एक्वस सोल्यूशन में तो ये बिल्कुल टेस्ट देगा साइनाइड का, आयरन भी टेस्ट देगा। KCN को टेस्ट करना चाहेगा, पोटेशियम अलग और साइनाइड अलग, ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन इन दोनों का सोल्यूशन अगर हमने आपस में मिला दिया तो एक कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड को फिर हम अगर फर्दर टेस्ट करना चाहेंगे, अगर इस कंपाउंड को हम टेस्ट करना चाहेंगे तो यहां पर बच्चों पोटेशियम का टेस्ट तो मिलेगा, पर हमको आयरन का और साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा,
ठीक है, ये क्या कंफर्म कर रहा है कि हमने इन दोनों का जो मिक्सचर मिलाया था, ये मिक्सचर ने एक ऐसा सॉल्ट फॉर्म प्रिपेयर कर लिया, एक ऐसा सॉल्ट फॉर्म कर लिया जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। आपको एक बात अब ध्यान रखनी है बच्चों कि हम जब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितने भी मतलब अभी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी एग्जांपल आपको बताए, उन सभी में एक सेंटर में मेटल अवेलेबल है। ठीक है, हमने बताया था डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कि अगर कोई भी स्पीसीज एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एक स्पीसीज किसी दूसरे के ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, तो इस डोनेशन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब प्रॉब्लम यही है कि उसको डिसोसिएट नहीं कर सकते हम लोग, सही है ना। अगर हम उसको डिसोसिएट नहीं कर सकते तो बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हम लोग उसको पहचान कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कुछ टर्म्स हैं जिनको हमको जानना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं। तो एक कंपाउंड में क्या क्या चीजें हमको जाननी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जैसे एक कंपाउंड अगर इस तरीके से इस फॉर्मूले को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल मेटल। ठीक है, M रिप्रेजेंट किसको करेगा हमेशा और हमेशा? सेंट्रल मेटल को। मेटल इसलिए बोल रहे हैं हम लोग, और ये जनरली कौन से ब्लॉक का होगा? ये होगा बच्चों जनरली D एंड F ब्लॉक का, और उसमें भी मोस्ट कॉमन क्या होगा? D ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक के मेटल्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डी ब्लॉक जो होता है इसमें 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो 5d ऑर्बिटल में कोई एक जो है अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन करने की मेटल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्फीयर के अंदर, नॉट बाहर। बाहर तो मेटल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बाहर काउंटर आयन कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव मैंने बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, पर स्फीयर के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा था हम लोगों ने बच्चों, ये स्फीयर के अंदर एक मेटल होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सेंट्रल मेटल। टर्म्स हैं, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जितनी भी इस चैप्टर में जितनी भी चीजें आप सीखेंगे वो सब कुछ इसी से कनेक्टेड है। अगर आप पहचान कर पाए किसी चीज का कि वो पर्टिकुलर क्या है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें, तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को लगा पाओगे, उसके साथ डील कर पाओगे। इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है एल मतलब इसके पास कितने मेटल के पास, ये जो मेटल लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल, इसके पास कितने ऐसे लोग हैं जो उससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहां एल रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एल फॉर लिगेंड्स। कुछ लोग बोलते हैं लिजेंड्स, पर लिजेंड्स नहीं है, ये क्या है? लिगेंड्स। लिगेंड्स बेसिकली वो स्पीसीज हैं जो मेटल के डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो लिगेंड्स, और इनका जो नंबर लिखा हुआ है यहां n रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? n रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों नंबर को, और एक लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसके हिसाब से यहां जो नंबर लिखा होगा इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां जो नंबर लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जरूरी नहीं है कि यहां जो नंबर लिखा होगा वही होगा, हो सकता है एक ऐसा लिगेंड हो, एक ही मॉलिक्यूल हो, पर वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, सही है ना। तो जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये होता है, पर अभी के लिए आप इतना समझ के चलेंगे कि यहां पर जो n नंबर लिखा होगा, एक लिगेंड एक बॉन्ड बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके स्फीयर के ऊपर किस तरीके से चार्ज लिखा हुआ है, तो अगर x के ऊपर a पॉजिटिव चार्ज है, a नेगेटिव चार्ज है, तो स्फीयर, इस पूरे स्फीयर के ऊपर कितना होगा? a पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ओवरऑल जो सॉल्ट होता है वो तो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर नेट चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उसी को बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या लिख दिया हम लोगों ने? पॉजिटिव चार्ज। और अभी मैंने बताया आपको कि जो बाहर लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको बोलते हैं काउंटर आयन।
बाहर क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से इतने स्पीसीज एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट होती है ना। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको वन बाई वन जो है वो जनरल जानना है। चलिए, एम फॉर सेंट्रल मेटल। एम फॉर सेंट्रल मेटल क्या बोलते हैं हम लोग, वो जनरली मेटल होगा और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक जनरल सा क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन क्या है अपना, किस टाइप की स्पीसीज जो है वो मेटल की तरह बिहेव कर सकती है, सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव कर सकती हैं, बताइए। चलिए, तो बेसिकली वो, हाँ बिल्कुल सही। कैसे मेटल्स ये बिहेव कर सकते हैं बच्चों, ऐसे स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव कर सकते हैं, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सकते हैं, जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने बताया, इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, खाली ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो। और क्योंकि आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि हमको पता है कि डी ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 5 डी में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 5 ऑर्बिटल्स ना। अलग अलग ऑर्बिटल्स का आप नाम भी जानते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू माइनस वाई टू एंड डी जेड टू। अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। उन ऑर्बिटल्स के पास कैपेबिलिटी होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जो स्पीसीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो सब किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल की तरह। वो एटम की तरह हो सकते हैं या फिर आयन की तरह हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में लेविस की थियरी के अकॉर्डिंग वो स्पीसीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको बोलते हैं लेविस एसिड, और वो जो डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। तो मैंने बताया लिगेंड क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं, और मेटल क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बात कह सकते हैं बच्चों कि लिगेंड्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं बच्चों। लिगेंड्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, पर लिगेंड्स क्या होंगे बच्चों, लिगेंड्स हमारे लेविस की थियरी के अकॉर्डिंग, जो लेविस की थियरी है एसिड बेस की, उस थियरी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स क्या होंगे बच्चों, लेविस के बेस, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। और जो हमारे सेंट्रल एटम होंगे ये क्या कर रहे हैं बच्चों, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेविस के एसिड। चलिए, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, सेंट्रल मेटल आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या लिखा हुआ है, कोबाल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेटल को पहचान कर सकते हो, जो भी सेंटर में लिखा होगा ना स्फीयर के अंदर। स्फीयर के अंदर आपको ध्यान रखना है, स्फीयर के अंदर जो मेटल होगा उसी को बोलेंगे हम लोग सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो यहां पर स्फीयर के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोबाल्ट है ना, और NH3 लिखा हुआ है कितनी बार, 6 टाइम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं NH3 के कंपैरेबल ये जो कोबाल्ट है ये क्या है, सेंट्रल मेटल, और NH3 हमारा क्या हो गया, लिगेंड हो गया। और स्फीयर के बाहर जो कुछ भी लिखा होगा वो सब क्या हो जाएंगे बच्चों, काउंटर आयंस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगला वही है लिगेंड्स। लिगेंड कितने टाइप से हैं, किस तरीके से हैं, यहाँ n नंबर ऑफ, तो L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड को। ये जनरल फार्मूला है मेटल का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, दैट बाउंड टू द एटम, सेंट्रल एटम है ना, इन स्क्वायर, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर नोन एज लिगेंड्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज लिखी हुई हैं, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्डेड हैं, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिगेंड्स। अब जरूरी नहीं है कि लिगेंड एक ही टाइप का हो, लिगेंड मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, उनके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि जनरली ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज एक तरीके से डोनेट कर रहे हैं। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेशन में जा रहा है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो इसकी तरह बिहेव करेंगे, लेविस बेस की तरह। अब मल्टीपल टाइप ऑफ लिगेंड्स एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं इसको, जैसे हमने आपके सामने लिखा क्रोमियम, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल मेटल इसमें क्या रहा होगा, क्रोमियम। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है बच्चों, ये सभी क्या है, स्फीयर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब क्या है, लिगेंड्स। क्या है बच्चों, लिगेंड्स। ठीक है, और इसके अलावा इनके अलावा, क्योंकि जो सेंटर में ये है, ये मेटल है, स्फीयर के अंदर जो मेटल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो लिगेंड्स, उसकी प्रॉपर्टी, उसका किस तरीके से कैरेक्टर है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मेटल को डोनेट करता है, ये सारी चीजें।
एक कंपाउंड लिखा हुआ है, उसमें आइडेंटिफाई करना है आपको। तो NH3 जो है वो कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 6 टाइम्स, है ना। तो NH3 को क्या बोलेंगे हम लोग, लिगेंड। NH3 एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। आप ध्यान रखेंगे क्लोराइड यहां बाहर लिखा हुआ है, ये लिगेंड नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का, स्फीयर के अंदर जो कुछ भी होगा उसको हम लोग लिगेंड बोल सकते हैं, पर बाहर वाले क्या होते हैं हमेशा और हमेशा, बाहर वाले हमेशा क्या होते हैं बच्चों, काउंटर आयंस। ठीक है, तो यहां पर काउंटर आयन कौन है, क्लोराइड। अब ये जो स्फीयर बन रहा है किससे किससे मिलके, स्फीयर किससे मिलके बन रहा है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड से। सेंट्रल मेटल और लिगेंड से जो कुछ भी बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या स्फीयर हम लोग कैसे बना रहे हैं, कैपिटल ब्रैकेट के थ्रू, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो सब चीजें मिलके एक साथ क्या बना रही हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेसिकली क्या हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पर उसके टाइप्स हो सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर पॉजिटिवली चार्ज कैरी कर रहा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस तरीके से है लिखा हुआ है, आपको मैंने बताया पीछे ना। आप इस तरीके से, आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लेते हो आप, ठीक है। बट एक बार फिर से इसको इस तरीके से समझते हैं। अगर हमारे सामने ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों ध्यान रखना। तो यहां पर Cl स्फीयर के बाहर कितने टाइम्स लिखा हुआ है, एक Cl पर एक नेगेटिव, कितने टाइम लिखा हुआ है, 3 टाइम्स। इसका मतलब इस स्फीयर को न्यूट्रलाइज होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए स्फीयर के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, 3 पॉजिटिव चार्ज। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या सॉल्ट लिखा हुआ है तो उसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, उसके ऊपर बच्चों कितना चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज होगा ताकि ये न्यूट्रल बन सके, ठीक है। कुछ और भी कॉम्प्लेक्स आप समझ सकते हैं इससे। मान लो हमने लिखा FeCN6, ठीक है, और यहां लिख दिया K3, ठीक है। तो आप इससे समझेंगे कि स्फीयर के ऊपर कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। ये तो हमारे सामने एग्जांपल हो गया क्योंकि मैंने बताया आपको 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसे समझेंगे इसको, ध्यान समझना। एक पोटेशियम पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पोटेशियम पर क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज। अब 3 पोटेशियम बाहर है ना, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर है, तो इस स्फीयर के ऊपर कितना होगा बच्चों, 3 नेगेटिव चार्ज। चार्ज जनरेट करना बहुत अच्छे से समझेंगे आप, क्योंकि इसी चार्ज को जनरेशन से आप पता कर सकते हैं कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सामने क्या, कि हमको पता करना है कि इस पर्टिकुलर मेटल पर, जो मेटल है हमारे सामने, उस पर कितना चार्ज जनरेट हो रहा है। तो आप चार्ज से पहचान करके बता सकते हैं कि स्फीयर कैसा है। जैसे क्योंकि मैंने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये जो स्फीयर है ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो क्या बोलेंगे इसको, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट, बाहर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं, जान गए आप। काउंटर आयन का एग्जांपल दिखा हुआ है। जो काउंटर आयन है क्या ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आंसर लिखा हुआ है यस। आपको ये सोचना है कि क्या एक काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है, क्योंकि जनरल सी बात है, स्फीयर के ऊपर किसी टाइप का चार्ज हम लोग जनरेट कर सकते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, किसी टाइप का चार्ज जनरेट कर सकते हैं हम लोग। तो हमें जब बैलेंस करना होगा दोनों को, तो हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों, ठीक है। अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इन दोनों स्फीयर को एक साथ जोड़ दिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को, दो स्फीयर को, 2 अलग अलग स्फीयर्स हैं, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हैं, उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए। पॉजिटिव और नेगेटिव तो जोड़ सकते हैं बिल्कुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनमें, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फैराडे ने बहुत पहले बता दिया ये बात। तो अगर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो ऐसे एक सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कि जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो जुड़े हुए हैं। आप इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। जैसे यहां पर अगर समझा जाए तो यहां पर इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करें तो NH3 पर नेट चार्ज कितना होता है बच्चों, 0, ठीक है। NH3 पर नेट चार्ज कितना होता है बच्चों, 0। और यहां पर अगर देखा जाए इस कॉम्प्लेक्स को, तो इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग बोल सकते हैं कि सिल्वर पर अगर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहां पर हम लोग बोलें
एक नेगेटिव चार्ज है, सिल्वर के ऊपर कितना नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर सिल्वर पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, या यहाँ एक पॉजिटिव कर दें, यहाँ नेगेटिव लिख दें, क्योंकि आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं पहले किसको लिखते हैं, पॉजिटिव को, उसके बाद किसको लिखते हैं, नेगेटिव को। तो ये तो चार्ज लिख दिया हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव है, काउंटर बैलेंस दोनों हो गए, दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों जुड़े होंगे। अब अगर हम इन दोनों मेटल की बात करें तो मेटल पर चार्ज कितना है, तो देखो यहां सिल्वर पर नेट चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव, पूरे स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव। अगर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसको x मान लिया, प्लस NH3 पर कितना चार्ज है, 0, और नेट चार्ज कितना है बच्चों, एक पॉजिटिव, +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, +1। ये तो इस सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। दूसरे वाले सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर भी इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं बच्चों, y प्लस एक CN पर कितना चार्ज है, -1, कितनी बार है, 2 टाइम्स, नेट चार्ज कितना है, -1। अब जब यहाँ 2 और -1 मल्टीप्लाई करके उस साइड भेजेंगे तो वो +2 हो जाएगा, और वहां पर पहले से ही -1 था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, +1। तो अगेन हो गया, ये भी सिल्वर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है, मेटल जो है वो उस पर सिल्वर पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स थे, दो स्फीयर थे, एक कैटायनिक और एक एनायनिक, दोनों को एक साथ जोड़ दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया, तो जो कॉम्प्लेक्स मिला है उसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। काउंटर आयन बिल्कुल भी नेगेटिव हो सकता है, काउंटर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल आपके सामने दूसरा दिया हुआ है, आपको पता करना है कि यहां पर काउंटर आयन यानी ऊपर चार्जेस कितने हैं, ये आज का आपका क्वेश्चन है। चलिए, इस तरीके से आपके सामने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी इनक्लोज होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। स्फीयर के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो किसी पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर सकता है, स्फीयर जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट जो है अगर पॉजिटिवली चार्ज कैरी कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और वही अगर स्फीयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज कैरी कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पता करना है स्फीयर के ऊपर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, अगला पॉइंट क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर का। मैंने आपको बताया कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वही क्या होता है, जनरल। इन जनरल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, इन जनरल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। पर अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं ऐसा, ये क्या है, एक लिगेंड जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, तो यहां पर कितने लिखे हुए हैं, n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखे हुए हैं। n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेक कर लेंगे हम लोग, और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। चलिए, डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, कितने नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल के साथ, है ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। पर जनरल है, आप बहुत ही ध्यान समझेंगे इस बात को कि जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे ना, जितने भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को, अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया, कोई ऐसा लिगेंड आ गया, ठीक है, कोई ऐसा मेटल, कोई ऐसा लिगेंड आ गया जिसके साथ, मेटल के साथ जो लिगेंड बना रहा है बॉन्ड, वो एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इस केस में वो हमेशा इस तरीके से नहीं हो पाएगा कि नंबर ऑफ लिगेंड के बराबर हो जाएगा ना, तब वहां पर एक लिगेंड जो है वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तब इसमें डेफिनेशन वो हम लोगों की स्टैंडर्ड डेफिनेशन चलेगी, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए, जैसे यहां पर एक एग्जांपल है लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है, कोबाल्ट है NH3 6 टाइम्स लिखा हुआ है, ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज और बाहर 3 क्लोराइड आयन, काउंटर आयन के साथ में, ठीक है। तो अगर हमको इसको कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना हो तो हमें ये पता करना होगा पहले कि एक NH3 जो है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लास्ट टाइम पीछे आपको बताया मैंने, एक NH3 कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों, एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो यहां पर कितना लिखा हुआ है, 6, तो क्योंकि 6 लिखा हुआ है तो 6 NH3 कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखते इसमें ना,
कोऑर्डिनेशन नंबर आप चेक करेंगे इस कंपाउंड में, यहाँ पर एक Cl जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक Cl एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितनी टाइम्स लिखा हुआ है 6 टाइम्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6। ठीक है, दूसरे वाले में एग्जांपल चेक करेंगे, एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो बाहर कितना लिखा हुआ है 4, तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 4। अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, एटम और आयन इन एनी कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, तो किस मेटल को कैलकुलेट करने का जो सबसे बेहतर तरीका है जो हम आपको बेसिकली यहां पर बता रहे हैं। आपने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा, एन इसके ऊपर मान लेते हैं ए पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से जनरल फार्मूला हमने एक कॉम्प्लेक्स का इस तरीके से पढ़ा है ना, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है बच्चों, हम लोगों को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, हमको जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है बच्चों, उसको हम लोग क्या मान लेंगे x, क्या मानेंगे x, उसको आप x मान लेंगे। जिस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है उसको क्या मान लेना है x। आपको लिगेंड चेक करना है, कुछ आयंस आप जानते हैं, कुछ जैसे Cl है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, साइनाइड उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, H2O है जीरो चार्ज है, NH3 है जीरो चार्ज है। तो जो लिगेंड जितना चार्ज कैरी कर रहा होगा उसके चार्ज को उतने टाइम n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब यहाँ L है तो मान लेते हैं L अगर n नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, n नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और ये n टाइम्स है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नेट चार्ज के बराबर कर देंगे, ए पॉजिटिव को बराबर कर देंगे। अब इसको शिफ्ट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो एक्स की वैल्यू होगी वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिखा हुआ है आपको आपके सामने। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको x मान लेना है। एक साइनाइड कितने चार्ज कैरी करता है, एक नेगेटिव चार्ज, एक साइनाइड पर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक साइनाइड पर एक नेगेटिव चार्ज कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई कर लिया इसको। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, नेट चार्ज के बराबर कर देंगे। नेट चार्ज कितना बच्चों -3 के बराबर, नेट चार्ज कितना बच्चों -3 के बराबर। अब यहाँ 4 नेगेटिव, यहाँ 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, -1 और 4 नेगेटिव हो गया, और ये 4 नेगेटिव जब उस साइड ले जाएंगे तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा। इसके थ्रू x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों +1, और यही उसका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ऑलमोस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तक बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन सीट में, ठीक है, क्वेश्चन सीट में ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। उस क्वेश्चन सीट में आप अलग अलग क्वेश्चन को डील करिए, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को डील करिए, आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करिए, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहचान करिए, लिगेंड क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमको डिस्कस करनी है। तो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग फिर से कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नई प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में और डेप्थ में जानेंगे, उनके बिहेवियर कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इनके बारे में हम और सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।